नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को घोषित किया गया अयोग्य। अधिक वजन के कारण महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग में अयोग्य ठहराई गई। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, विनेश फोगाट को दी गई हर संभव सहायता। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने से पूरा देश स्तब्ध। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसोस का किया इजहार। कहा, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए हैं प्रेरणा। लोकसभा में वित्त विधेयक हुआ पारित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का दिया जवाब। विपक्ष के आरोपों को नकारा। कहा, मध्यम वर्ग का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। बांग्लादेश की कमान अब मोहम्मद यूनुस के हाथ। खालिदा जिया समेत कई विपक्षी नेता रिहा। अपने राजनयिकों के जरिए लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में है भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद पहुंची न्यूजीलैंड। गवर्नर और प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। वेलिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को भी करेंगी संबोधित। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खबर संसद से, जहां लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो गया है। इसके पहले लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस बार के बजट में वेतन भोगी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को राहत दिया गया है। इस नए टैक्स रेजिम से मध्यम वर्ग के लोगों को काफी फायदा होगा। Standard deduction for salaried employees has also been increased from 50,000 to 75,000 in the new regime in this budget. This is an effective relief of up to 17,500 for a salaried employee. This again, I would believe, benefits the middle class. So further, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 rupees to 30,000 rupees. For salaried employees, deduction on employers' contribution in case of employees who are in private sector and public sector banks, those who are opting for the new tax regime, has been raised from 10% to 14% in this budget. Again, middle class stands to benefit from this as well. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया टैक्स रेजिम काफी सरल और आसान है। इस नए टैक्स रेजिम में काफी सारे फायदे दिए गए हैं। Is simpler, lesser in rates. It also gives a flexibility to the taxpayer to see where he wants to put his money in the absence of exemptions which is available in the old regime. The old regime has not been dissolved, it is still on. So as an alternative to the new tax regime, it still offers all the benefits of various deductions such as interest on home loan, etc. So that is still available for people to benefit from. Individuals without business income can choose between this regime and the other, and if they want to revert back also, they can revert back. So there is a choice provided for the taxpayer, he can choose. साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार 58.57 लाख करदाताओं ने कर दिए हैं।
a record number of 7.28 crores of income tax returns for the year 24-25 were filed till 31st July 2024, a 7.5% increase from 6.77 crores the last year, 23-24. About 58.57 lakh ITRs. And this is a good news, which I would want honorable members to recognize. 58.57 lakh income tax returns were received from first-time income tax filers. First time they are filing. 58.57 lakh people have filed, indicating a widening of the tax base, for which a lot of effort to nudge people has been taken up by us. और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो गया है और कई सदस्यों के संशोधन खारिज होते हुए ये वित्त विधेयक पारित हुआ है। लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो गया है, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जवाब दिया, और उसके बाद जो संशोधन दिए गए थे तो कई सदस्यों के संशोधन खारिज हुए और उसके बाद लोकसभा में वित्त विधेयक पारित हो गया है। बजट सत्र में तो क्या कुछ इस वित्त विधेयक के पारित होने के दौरान हुआ, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सबसे पहली बात कि जो ये बहुत सारे सदस्यों के संशोधन खारिज हुए हैं, इसमें मुख्य तौर पर कौन सी ऐसी चीजें थीं जो कि खारिज हो गई और अब वित्त विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है? देखिए, तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज हम कहेंगे कि वित्त विधेयक जब लोकसभा से पारित हुआ और कल और आज हमने देखा कि चर्चा हुई, सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। एनके प्रेमचंदन सहित तमाम विपक्षी सदस्यों ने एक कटौती प्रस्ताव रखे थे, वो जीएसटी को लेकर संशोधन का या करों को दरों को लेकर संशोधन का प्रस्ताव हो, वो सब प्रस्ताव खारिज हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार जो संशोधन लेकर आई उसे उस संशोधनों के साथ इस वित्त विधेयक को पारित किया गया है। कल से ही चर्चा थी। देखिए, जब बजट प्रस्ताव आया था 23 जुलाई को, लालचंद तो सभी को याद होगा, मीडिया में बहुत रिपोर्टिंग भी हुई थी कि घरों की बिक्री पर जो इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है, यानी महंगाई के हिसाब से जो एडजस्टमेंट का लाभ मिलता था, वो खत्म करने की बात कही गई थी। और 20% से हम जानते हैं कि पूंजीगत जो लाभ होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उस पर कर लगता था, लेकिन उसमें महंगाई के दर से इंडेक्सेशन का फायदा भी मिलता था। सरकार ने किया था कि 12.5% का प्रस्ताव किया था और उस इंडेक्सेशन के फायदे को हटा दिया था। इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि सरकार लाभ कमाने की वजह से, राजस्व जुटाने की वजह से ये प्रस्ताव लेकर आई है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसी कोई मंशा सरकार की नहीं थी कि इससे राजस्व ज्यादा कमाया जाए, राजस्व में बढ़ोतरी की जाए, बल्कि सरकार ये चाहती थी कि ये पूरी व्यवस्था का सरलीकरण हो। टैक्स जो स्ट्रक्चर है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे लगता है घरों की बिक्री पे, उसका सरलीकरण हो, इसलिए 12.5% की दर रखी गई थी, इंडेक्सेशन हटाया गया था। अब जब इसको लेकर अलग अलग राय आई है तो उसे फिर से अब सरकार ने दो विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प तो जो बजट प्रस्ताव में जिसमें कहा गया था कि आप सीधे 12.5% पूंजीगत लाभ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो चुकाइए, और एक तरह से वो एक बजट प्रस्ताव है खरीदारों के लिए विकल्प। दूसरा विकल्प ये है कि जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें इंडेक्सेशन के फायदे थे, यानी महंगाई के हिसाब से एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं और उसके इस बाद जो लाभ होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर लगेगा, 20% की दर से वो लगेगा। तो अब इन दोनों विकल्पों में जो उपभोक्ता को, जो घर खरीदार जो बिक्री करते हैं बाद में, उनको उचित होता है वो अपना सकते हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब सरकार ने दोनों विकल्प दिए हैं। 23 जुलाई से पहले, यानी बजट पेश होने से पहले जिन्होंने भी घर की खरीदारी की है उनके लिए बहुत राहत की बात है। और सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि इसे राजस्व बढ़ाया जाए, कर का सरलीकरण एक उद्देश्य था। और जब अब इस तरह की राय आई तो उस विकल्प को एक फिर से बहाल कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि मिडिल क्लास की उपेक्षा के जो आरोप
विपक्ष ने लगाया उसको सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने इस बात को कहा है कि मोदी सरकार लगातार ये सुनिश्चित करती रही है कि देश के मिडिल क्लास को कर के सरलीकरण का फायदा हो। और आप देखें कि रिकॉर्ड स्तर पर इस बार आयकर रिटर्न दाखिल हुए। आपने वो बाइट सुनाई भी दर्शकों को जरिए। और तीसरी बात है कि जो हेल्थ बीमा पर जीएसटी ज्यादा होने की बात ये कही जा रही थी कि 18% हेल्थ बीमा पर जीएसटी लगता है, तो उसको लेकर भी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे रही थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जीएसटी काउंसिल में मिल बैठकर बातचीत करके सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ फैसला होता है। और राज्यों ने क्या चिट्ठी लिखी थी उस वक्त, क्या कुछ विपक्ष शासित राज्यों का ने कहा था, वो बात रखी है। तो यानी उस पर भी बहुत स्पष्टता से रखी है। और एक अंतिम बात और कहना चाहूंगा लालचंद, अगर अनुमति कि पेट्रोल की कीमतों पर जो एक राजनीति होती है, तो उसको बहुत स्पष्ट तौर पर वित्त मंत्री ने कहा कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन्होंने अपने राज्यों में क्यों नहीं घटाया। हिमाचल का उदाहरण देते हुए हम जानते हैं कि कर्नाटक और हिमाचल जैसे राज्यों में डीजल और पेट्रोल पर जो राज्य के कर हैं वो बढ़ाए गए थे। तो बहुत विस्तार से जवाब भी दिया आज वित्त मंत्री ने एक एक पहलुओं पर, और जो चर्चा हुई थी, जो मुद्दे उठाए गए। बिल्कुल। और फिलहाल वित्त विधेयक ये लोकसभा से पारित हो गया और जाहिर सी बात है कि अब राज्यसभा में भी इस पर इसको जो है या तो पारित किया जाएगा या फिर चर्चा के बाद इसको लौटा दिया जाता है लोकसभा को और फिर इसे पारित माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए मोदी सरकार संसद में एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम नाम से बिल लाने जा रही है। अब आइए जानते हैं कि क्या वक्फ कानून संशोधन बिल के प्रावधान क्या क्या हैं। नए अधिनियम में वक्फ की संपत्ति को केंद्रीकृत पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इसके साथ साथ महिलाओं और बोहरा समाज के अधिकारों को भी सुरक्षित करने का प्रस्ताव है। खास बात यह भी है कि वक्फ संपत्ति विरासत में महिलाओं को ऐसी संपत्ति के उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नहीं करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके जरिए मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण को बल देने की योजना है। नए कानून में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे भी किया जाएगा। नए प्रावधान के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी बोर्ड में सुनिश्चित करेंगे। सच्चर कमेटी ने अपनी सिफारिश में बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों के साथ साथ उनके राजस्व की मैपिंग की भी बात कही थी। सच्चर कमेटी ने बोर्ड के पास देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे अधिक जमीन होने की बात कही थी, लेकिन इसके मुकाबले आने वाला राजस्व काफी कम है। बोर्ड में मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों का भी प्रतिनिधित्व अब होगा। नए विधेयक में प्रावधान है कि बोर्ड अब यह तय करने का एकमात्र प्राधिकारी नहीं होगा कि कोई संपत्ति वास्तव में वक्फ संपत्ति है या फिर नहीं। विधेयक में वक्फ की गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से खातों को दाखिल करने का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव है। तो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े बदलाव करने जा रही है। तो उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो रहा है जो देश हित में है, उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग की। मैं देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा, तमाम वक्फ बोर्डों की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, जहां शादाब शम्स आज इस बात को बोल रहे हैं, आज उनके कार्यकाल की भी इंक्वायरी हो। इसमें बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, इनकी सीबीआई इंक्वायरी होगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में निकल के आएगा। इनके जो अधिकारी हैं, जो मुतवल्ली हैं, मिलके सेटिंग गेटिंग से वक्फ बोर्ड की जमीनों को सेंधमारी करते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के विवादित बयान पर भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में जीत तो नहीं पा रही है, जिस कारण अपनी खींच इस प्रकार की अराजकता को फैलाकर निकाल रही है। जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे
और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। चुनाव में जीत नहीं पा रहे हैं, तो चुनाव में जीत नहीं पाने के कारण अपना खींच बैक गेट से इस प्रकार की अराजकता को फैला करके हिंदुस्तान को बर्बादी की ओर लेने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी की है वो आज जनता के सामने उजागर हो चुकी है। और वहीं भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर कहा कि कांग्रेस दोहरे मापदंड अपनाती है और राजनीति को राष्ट्रनीति से ऊपर रखती है। कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के नेता, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, ये नेता लगातार भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सलमान खुर्शीद कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। क्या ये भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये किसी को आइडिया देने की कोशिश की जा रही है? और सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फिर से सवाल खड़ा किया जा रहा है? अरे मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की संस्थाओं के खिलाफ आप क्यों उतरते हैं? क्या भारत की सेना ने कभी भी राजनीति में हस्तक्षेप किया है? जिस प्रकार की बातें सलमान खुर्शीद कह रहे हैं उनके बोलने का तात्पर्य क्या है? हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे। क्या सलमान खुर्शीद, जिन्होंने कहा था हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम होता है, वो चाहते हैं कि भारत में भी हिंदुओं पर हमला हो? क्या वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? इस प्रकार की टिप्पणी से एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। सदन में संविधान से संबंधित राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बार बार संविधान का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 25 जून 1975 रातों रात, और एक बार नहीं 90 टाइम्स, मोर देन 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं तो इन्होंने उड़ाई। आपकी सरकार ने 2 बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। आपकी सरकार ने 1,25,000 लोगों को मीसा और डीआईआर में जेल के पीछे 2 साल डाला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना ही मजबूत होकर के निकल करके आया क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मां भारती की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में लगी है। प्रियम्बल की रक्षा की गई है और प्रियम्बल की रक्षा की जाएगी। तो जेपी नड्डा ने ये बयान राज्यसभा में दिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी हताशा में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 6ठी क्लास की नई एनसीईआरटी किताबों में संविधान से संबंधित जिन तथ्यों को हटाने का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं वो तमाम तथ्य नई किताबों में उपलब्ध हैं। अभी एनसीईआरटी के दौरान नए पाठ्य पुस्तक 6वीं क्लास की आ चुकी है। सारे किताबों में संविधान की प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, नेशनल एंथम, सारे विषयों को पिछले दिनों में जितने किताबों में रहते थे उससे ज़्यादा किताबों में रखा गया है। हम तो अपेक्षा करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेवार स्थान में बैठे हुए व्यक्ति सदन को कम से कम तो गुमराह ना करे। मोदी जी की सरकार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, संविधान के प्रति कमिटेड है और हम शिक्षा व्यवस्था में भी संविधान की मूल तत्वों को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्पष्ट कहा है, संविधान की मूल तत्वों को तरह तरह की प्रकार से
पाठ्य पुस्तकों में और पाठ्य पुस्तक के अंदर लाया जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी की इस चेष्टा को निंदा करता हूं और उनसे माफी मांगे देश के सामने ये अपेक्षा रखता हूं। अगली खबर तमिलनाडु से, जहां तमिलनाडु युवा कांग्रेस नेता एन अश्वत्थामन को बुधवार को सेम्बियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अश्वत्थामन को बसपा प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आर्मस्ट्रांग की हत्या बीते 5 जुलाई को हुई थी। अश्वत्थामन तमिलनाडु के बाहुबली नेता नागेंद्रन के बेटे हैं, जो फिलहाल अभी वेल्लोर जेल में बंद हैं। भारतीय रेल के लिए पटरियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती रही है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय रेल ने नई तकनीक को विकसित करने और लॉक सिस्टम लगाने का फैसला किया है, जिससे असामाजिक तत्वों द्वारा पटरियों की छेड़छाड़ पर लगाम लगाया जा सके। तो क्या कुछ है ये नया सिस्टम? ये जानने के लिए रेलवे बोर्ड के मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल खंडेलवाल से डीडी न्यूज़ ने ये एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे सहयोगी राजेश राज के साथ बातचीत में अनिल खंडेलवाल ने बताया कि पटरियों की स्कैनिंग व्यवस्था को भी कायम किया जा रहा है। जब इंसान की तबीयत खराब होती है तो एमआरआई किया जाता है और कई मौके पर बीमारी से निजात दिलाने के लिए एमआरआई बहुत कारगर भी साबित होता है। भारतीय रेल में भी अब एमआरआई का प्रयोग किया जा रहा है ट्रैक के लिए, और यह कितना प्रभावी होगा नई तकनीक के सहारे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेलवे बोर्ड के मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल खंडेलवाल हैं। खंडेलवाल साहब से हम जानेंगे, सर ये क्या है, एमआरआई की बात हो रही है, आपके पास नई तकनीक वाली ट्रैक भी सामने है, क्या है ये एमआरआई? मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जब भी रेल बनती हैं, हमारे इंडियन रेल में जितनी भी रेल लगती हैं वो सेल में बनती हैं, और जब उसका बहुत अच्छा क्वालिटी कंट्रोल रखा जाता है। अभी तक जब ये रेल ट्रैक में लग जाती हैं इस तरह, तो इनका एक रेगुलर इंटरवल पर यूएसएफडी टेस्टिंग किया जाता है, जिससे कि अगर कोई ट्रेन्स चलने के बाद कोई अगर मामूली भी डिफेक्ट आया है अंदर, क्रैक जैसे ही स्टार्ट होता है उससे हम उसको कैच कर लेते हैं। इन पुरानी फिटिंग्स में इसको कोई भी, आपने देखा होगा ट्रैक पे बहुत गांव के बच्चे आते रहते हैं, खेलने के लिए आते हैं, तो कोरोजन से भी और वाइब्रेशन से भी ये फिटिंग कभी कभी निकल जाती थी या चोरी होने का चांस रहता था। हैमर से मारो और कोई भी इसको निकाल पाता था। हैमर दुर्घटना की आशंका भी हाँ रह सकती थी उससे भी, लेकिन ये उसके लिए निकाली जा सकती थी हैमर के द्वारा। अब जो हम नई फिटिंग्स का यूज कर रहे हैं, जो मॉडर्न फास्टनिंग का हमने यूज करना शुरू किया है, उसमें ये जितनी भी फिटिंग्स होती हैं ये स्लीपर के साथ एक ही साथ मिलके इस तरह लग के आती हैं स्लीपर फैक्ट्री से। सीधा ये गिरती नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये गिरती नहीं है, ये स्लीपर में लग के आएंगी, गिरेगी नहीं। ये जो पुरानी फिटिंग थी ऐसे अगर लगा के लाएंगे तो ये गिर जाएगी। इसको खोलने के लिए वही टॉर्क रेंच की ज़रूरत पड़ेगी जो जिससे इसको टाइट किया था 250 न्यूटन मीटर फोर्स लगाकर। वही जब वो टॉर्क रेंच होगा उस साइज का तब इसको खोलेंगे, तब ये खुल पाएगा। अदरवाइज ट्रेन सर्विस में ये लूज नहीं होता है। छेड़छाड़ बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर वो कहीं से जब तक जाके कि सेम टॉर्क रेंच नहीं लेके आएगा तब तक नहीं कर पाएगा, जिसकी संभावना बहुत कम होती है। और जो ये फिटिंग्स हैं इनकी लाइफ जो है, लाइफ इनकी रेल की लाइफ के बराबर है, लगभग 15 साल। ये हर 4 से 5 साल में बदली जाती थी, तो बार बार ब्लॉक लेना है और काम करना पड़ता था, उसमें ट्रेनें रोक कर उसको ब्लॉक लेके फिर चेंज की जाती थी। इनको ऑलरेडी ट्राई कर लिया गया है विजयवाड़ा डिवीज़न ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे एंड सिकंदराबाद डिवीज़न, नॉट सिकंदराबाद, वाल्टियर डिवीज़न ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे में ये फिटिंग लगाई गई है और वहाँ से इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। क्या सेफ्टी का जो कंसर्न है वो इससे बहुत हल हो सकेगा? बहुत हद तक इससे हल होगा, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि इसको लगाने के बाद निकालना बहुत मुश्किल है। अमूमन ये देखा जाता है कि पटरियों पर छेड़छाड़ की घटनाएं जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं, और इन दिनों कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसके बाद सेफ्टी का सवाल जो है वो खड़ा हो रहा था। लेकिन इस तकनीक के सहारे भारतीय रेल निश्चित तौर पर जो सुरक्षा का सवाल है उसको हल करने में एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर उत्तराखंड से। राजधानी देहरादून के एक निजी विश्वविद्यालय में
इंडिया थिंक काउंसिल की ओर से कुंभ को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव मुग्धा सिन्हा ने कुंभ जैसे भव्य धार्मिक कार्यक्रम से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम में वर्ष 2019 में प्रयागराज और 2021 में हरिद्वार में हुए कुंभ को लेकर चर्चा की गई। इंडिया थिंक काउंसिल के डायरेक्टर और संस्थापक सौरभ पांडेय ने बताया कि 2025 में होने वाले महाकुंभ से पहले उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय की ओर से 25 राज्यों में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। सेमिनार में लोगों को आमंत्रित करने के साथ ही कुंभ को लेकर लोगों में चली आ रही भ्रांतियों को दूर करना भी शामिल है। 2019 से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इंडिया थिंक काउंसिल ने कुंभ कॉन्क्लेव की एक अवधारणा रखी। 2021 में हरिद्वार में हुआ, 2025 में महाकुंभ के पहले फिर से कुंभ कॉन्क्लेव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन केंद्रीय मंत्रालय पर्यटन और कल्चर संस्कृति मंत्रालय के साथ में। उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार 25 राज्यों में अलग अलग राउंड टेबल्स कर रहा है, जिन्हें पूर्ववर्ती गोलमेज सम्मेलन हम बोल रहे हैं। उनमें से आज ये तीसरा था। इसके बाद अन्यत्र जगह भी होने हैं। तो ये पूरी संकल्पना है कि कुंभ के बारे में उसके जो भ्रांतियाँ हैं वो सब दूर हों और लोगों को कुंभ में आमंत्रित करने के लिए ऐसे कॉन्क्लेव कराए जा रहे हैं। 2025 में जनवरी में से नया जो है इस बार का कुंभ आयोजित हो रहा है, जिसकी कड़ी में आज यहाँ एक वर्कशॉप आयोजित हुई है, जिसमें कुंभ के बारे में जो है एक डिस्कशन भी और लोगों को जानकारी भी दी गई है। इस बार जो कुंभ है उसमें लगभग 5,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स पर और 2,000 करोड़ यानी 7,500 करोड़ के आसपास केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है। और कुंभ में इस बार 45 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में अपने संदेश में कहा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बधाई। हम अपने देश भर में हथकरघा की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपरा पर बहुत गर्व करते हैं। हम अपने कारीगरों के प्रयासों की भी सराहना करते हैं और वोकल फॉर लोकल होने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।